अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स में शरीफ फैमिली ने तकरीबन वो तमाम इल्ज़ामात जिनका पनामा पेपर्स में तज़किरा था उनको मान लिया। मनी ट्रेल नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन बहुत से एफिडेविट्स इस वक्त मौजूद हैं कोर्ट के सामने। वो इल्ज़ामात जिनका अल तौफीक केस से ताल्लुक़ था वो भी उन्होंने कहा कि हमने कतर से पैसे लिए सेटल किए। जो इल्ज़ामात ये थे कि आपके लंदन में अपार्टमेंट्स हैं वो भी मान लिए। कहा यह कि कतरी ने वो जो दादा मियाँ ने पैसे दिए थे उसमें सेटल कर दिए। दुबई और जद्दा की मिलने वो भी उन्होंने कहा कि तल्लक उसका जाके वो जुड़ता उसी के साथ है। मनी ट्रेल नहीं है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आज जज साहब ने पूछा कि आप ऊँट पे लाद के 12 मिलियन लेकर गए थे, कैसे लेके गए थे? क्योंकि सवाल इतना बड़ा है कि वो एक 12 मिलियन दिरहम से इतना कुछ कैसे पैदा हो गया, उसके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन चाहिए और कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से आज जो हुसैन के वकील हैं उसके उन्होंने ये भी कह दिया कि वो दादा के ज़मानी तफ़सीलात नहीं दे सकते। और शायद ये पहले दिन शरीफ फैमिली ये अपना ले लेती जवाज़ कि हम 40 साल पुरानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर कतरी ख़त, 2 कतरी ख़त हैं, एक उसमें दुबई के एक शख्स का ख़त है अब्दुल्ला साहब का, एक ख़त उसके अंदर अब बुलाना पड़ा है वो शेज़ी नकवी साहब का जो अल तौफीक केस के हवाले से वो वकील थे उस वक्त, उनका ख़त ला के दिखाना पड़ा है इतने खतूत का। और फिर एक ख़त उस लाना पड़ा है सॉलिसिटर का, उस वकील का लाना पड़ा है जिसने 93 और 96 में नीलसन और नेस्कॉल कंपनियाँ बनाई थी, लंदन से उसका ख़त भी लाना पड़ा। इतने ख़त जो थे वो ना दिखाने पड़ते अगर बताते ये कि ये दादा के ज़माने में हम नहीं बयान कर सकते इसकी तफसीलात। लेकिन दावा ये था कि हमारे पास तमाम ट्रांजेक्शन सबूत के साथ मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद है। एक चीज़ जिसको डिनाई किया है शरीफ फैमिली ने, वो डिनाई कर रहे हैं कि मरियम जो थी वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, असल मालिका नहीं है। हुसैन कहते हैं कि वो उनको अथोराइज़ किया था दस्तखत करने के लिए उन्होंने, लेकिन अभी उसके ऊपर भी जो डॉक्यूमेंट्स आज में जो देखने का इत्तेफाक हुआ है, जो ICIG ने पूरे फहरिस्त जारी की थी उसमें मैंने एक पूरी फ़ाइल देखी है नेस्कॉल के हवाले से। उसी नेस्कॉल के लेटर को जिसके साइन नीचे मरियम के हैं, शरीफ फैमिली कहती है कि नहीं ये फोर्ज सिग्नेचर्स हैं, ये हुसैन ने ये प्ली ली है। लेकिन वो पूरी फ़ाइल के अंदर हर चीज़ को मान लिया, तस्लीम किया, उस एक ख़त को डिनाई किया है। ICIJ को उसके ऊपर अदालत में नहीं लेके गए, लेकिन कहते हैं उसके ऊपर दस्तखत वाला हिस्सा वो जाली है। मैंने आज उसकी पूरी PDF फ़ाइल जो थी वो सारी पढ़ी है, काफ़ी ज़ख़ीम बड़ी फ़ाइल है और उसमें पूरी तफसील मौजूद है, कब कंपनी रजिस्टर होती है, डे 1 से लेकर उसका एंड तक सिलसिला चलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि क्या कतरी ख़त की बुनियाद के ऊपर केस डिसमिस होगा। एक और इसमें बड़ा चैलेंज ये है कि एक अल तौफीक केस के हवाले से डार साहब का एक एफिडेविट मौजूद है और वो 90s में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उस वक्त के FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहमान मलिक ने उसके ऊपर तहकीकात की थी और वो मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रेल है उसके ऊपर कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसकी बिना के ऊपर नैब ने केस जो था बाद में उसको फॉलो नहीं किया क्योंकि डार साहब की स्टेटमेंट जो थी उसमें वो वादा माफ़ गवाह बन गए थे। डार साहब कहते हैं कि मिलिट्री गवर्नमेंट में बंदूक के ज़ोर के ऊपर लिया गया बयान है और उनकी बात काफ़ी हद तक जायज़ भी है, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए थे। या तो वो गवाह ना बनते तो शायद और तरह का केस बनता। सुप्रीम कोर्ट आज ये कहती है कि उनको तो माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन उनका दिया हुआ जो वादा माफ़ गवाह का बयान है वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। 2-4 रोज़ में जब प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के वकील अपना बयान मुकम्मल कर लेते हैं और जवाब जो है वो दोबारा आएगा PTI की जानिब से, तो हतमी तौर पर क्या रुख इख्तियार करता है ये केस, हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे इसके ऊपर बात करने के लिए। आज प्रोग्राम में जो शुरा है हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म के, डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वी होप कि हमें ज्वाइन करेंगे और कमर ज़मान कायरा साहब और फॉर्मर अटर्नी जनरल भी हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रहे इरफान कादर साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद जी। प्रोग्राम का डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है, एक बच्ची पिंडी में जिंदा उसके ऊपर आग फेंक कर उसको आग लगाई गई, काफ़ी बुरे तरीके से झुलस गई है। उसके वालिद हमारे साथ हैं, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। उससे स्टार्ट करते हैं। आसिफ साहब हैं, उस बच्ची इरम के वालिद हमारे साथ रावलपिंडी से। आसिफ साहब फरमाइएगा क्या हुआ, बच्ची को किसने जलाया और कैसे जलाया? सर पहले इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि मैं तो यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, मैं एबटाबाद से आया हूँ। यहाँ पर मेरे ससुराल रहते हैं, तो मैं और उनका 24 को झगड़ा हुआ है। मेरे साले का और एक मेरे मामे का बेटा था, उनको फायर लग गए, 3 मेरे साले को और 3 मेरे मामे के बेटे को। मैं उनकी आदत के लिए रावलपिंडी आया हूँ एबटाबाद से। जब मैं इधर आया तो 1-2 दिन उनके हॉस्पिटल में गुजर गए। जब उनको हॉस्पिटल से जॉइन करके घर गए तो उन घर पे बैठे थे, 10:30 बजे का टाइम था रात को।
मेरी बच्ची ऊपर से नीचे दुकान, उधर हमारे इनके घर के साथ ही दुकान है, ये दूसरी मंजिल के ऊपर रहते हैं। नीचे वाली मंजिल में वापटे वाले हैं, उन्होंने वो दरवाज़ा जहाँ से ये गुजर कर ऊपर जाते हैं वो सील किया हुआ है, उन्होंने साइड से एक छोटा सा दरवाज़ा निकाला हुआ है। तो दुकान पर जा रही थी तो इनका जो मैं ऊपर से नीचे गई हूँ पापा, तो मैं जब आखिरी पौड़ियों से नीचे उतरी हूँ, पानी खड़ा था, मैंने पानी में पाँव रखा है तो आगे दरवाजे में 5 अफराद खड़े थे, वो दरवाजों की साइड पर छुपे हुए थे। मैं आगे चल गई तो उन्होंने माचिस की तीली निकाली है और जला कर उसे पानी में फेंका है। जब पानी में फेंका तो उससे आग भड़क उठी है और मैं उस आग की जद में आ गई हूँ। मैं जल गई हूँ बुरी तरह और वो जलती हुई ऊपर आई है हमारी तरफ। जब मैं शोर शराबे की आवाज आई है, हम जब उठकर बाहर आए हैं तो हमने देखा है मेरी बच्ची के साथ आग लगी हुई है। मैंने बच्ची को गोद में लिया और उससे आग जो है उससे छुटकारा पाया। 5 अफराद कौन थे जिन्होंने आग जला के फेंकी? जिस पानी में ऑयल होगा यकीनन तभी आग भड़की है। सर वो तो मेरी बच्ची बता सकती है कौन थे, या क्योंकि मेरी दुश्मनी तो किसी के साथ है नहीं। तो बच्ची मेरी 9 साल की है, उससे डायरेक्ट बात करें, उसने वो कहती है मैंने किसी जाना नहीं है। तो वो कहती है जब ऊपर आई तो मैंने उसे उठाया, फिर वो अहले महल्ला आ गया, आग भड़क उठी, धुआं हो गया, हम लोग अंदर ही बंद हो गए। अहले महल्ला ने आग को बुझाया है, पानी डाला है, फिर हमको ऊपर से नीचे निकाला है, फिर मैंने बच्ची को उधर से उठा उस पानी के अंदर पहले किसी ने आके तेल फेंका होगा, वो बंदे कहीं छुपे होंगे, तो कोई तो उसका आई विटनेस होगा। घर के अंदर सारा कुछ हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। सर हम ऊपर दूसरी मंजिल के ऊपर रहते हैं, नीचे वाली मंजिल में कहता हूँ वो सील है, वो दरवाज़ा, वो गली है, वहाँ से ऊपर चल के दूसरी मंजिल के ऊपर जाते हैं ना, वो तो वो दरवाज़ा खुला था ना। वो उन लोगों की प्लानिंग होगी जिन्होंने फेंका है, किस वक्त फेंका है, वो साइड पर छुपे थे। वल्लाह आलम मैं ये भी कह सकता हूँ वो सारे घर को जलाने के इरादे से आए होंगे। तो वो तो मेरी बच्ची तो अचानक ऊपर से नीचे आ गई और उसे उन्होंने जद में ले लिया, आग भी जद में उन्होंने। और बच्ची की अब हालत कैसी है? बच्ची ऊपर से नीचे आ गई है तो उन्होंने पानी में। बच्ची की हालत तो पहले दिन इधर तो इमरजेंसी में हम रात को आए, पड़े रहे, किसी ने पूछा भला भी नहीं कहाँ से आए, क्या कर रहे हो, कौन हो। एक पट्टी लगाई और उसके ऊपर एक ड्रिप लगाई तो पूछा ही किसी ने। फिर जब मीडिया वाले लोग यहाँ पर आए उन्होंने आकर हमारा साथ दिया, तावन किया। अब डॉक्टर माशाल्लाह पूछ रहे हैं, पट्टी भी लगा रहे हैं, ड्रिप भी लगा रहे हैं। पहले दिन किसी ने नहीं पूछा। 11 बजे रात को मैं इधर आया हूँ और सुबह 10-12 बजे तक कोई आया ही नहीं, पूछा ही किसी ने। फिर मीडिया वाले आए, उन्होंने डॉक्टर साहिबान को बुलाया, वो आगे पेश हो गए, उन्होंने बच्ची को आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका सो मोटो लिया हुआ है। उम्मीद है कि इस मामले में सच्चाई जो है वो पूरे तरीके से सामने आएगी और उस बच्ची तैयबा वाले वाक़े से लेकर इस आज वाले वाक़े तक सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसी मिसालें, कुछ ऐसे रूल्स वज़ा करने पड़ेंगे कि यह सिलसिला रुक सके। क्योंकि किसी को ज़िंदा जला देना, घर के मुलाजमों के ऊपर तशद्दुद करना, या इस तरह किसी आज एक खातून का वाक़या मानसहरा में उसको आग बांध के ज़िंदा जलाया गया और इसी तरीके से इस बच्ची को जलाया गया, तो इसके ऊपर कुछ ऐसी जजमेंट्स आनी चाहिए जो आइंदा के लिए कानून की हैसियत जो है वो इख्तियार कर सकें। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब आरिफ अलवी साहब भी आ चुके हैं, आपको भी वेलकम करता हूँ। मुसद्दक मलिक साहब, आज नैब से भी उन्होंने तफसीलात तलब करी और नैब से पूछा कि आपने अपील क्यों नहीं की थी। मज़े की बात यह है कि ये वही नैब के चेयरमैन हैं जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि ये हुकूमत और अपोजिशन के मशवरे से लगे हुए हैं। ये अजीबोगरीब कहानी नहीं है? नहीं, मुझे तो अजीब सी बात लग रही है कि एक चल रहा है केस अदालत के अंदर और रोज़ शवाहिद, आज अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटाऊँ जिसमें मैंने वो तमाम शवाहिद जो हैं, जो कहा जा रहा था कि गल्फ़ की स्टील जो है वो लगी नहीं, बनी नहीं थी, गल्फ़ स्टील के लीज़ के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, उसकी 25 साल जो अराज़ी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जमा करवाया गया है, म्यूनिसिपल कमेटी से इजाज़त जो बनने की है वो जमा करवाई गई है, शेयर्स बेचने का एग्रीमेंट जो है वो जमा करवाया गया है, 1980 में जो 25% शेयर्स बिके हैं उसका एग्रीमेंट जमा करवाया गया है, जो पैसे मिले हैं उसका एग्रीमेंट जमा करवाया गया है। BCCI से लोन की डिटेल्स बैंक जी, BCCI ट्राईपार्टाइट के अंदर लिखा हुआ है, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर BCCI का लोन है। तो लोन भी कहाँ से आया वो भी जमा करवाया गया है। बैंक्स की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होंगी, सब कुछ आपके पास है। तो बैंक की डिटेल्स देखिए, बात यह है कि आप 1970 की बात कर रहे हैं, 1975 की बात कर रहे हैं। अगर मुझसे भी कोई पूछे कि आप अपने दादा का बताएं कि 1972 के अंदर आपने घर बनाया था, ज़रा ये बताइए
कि उसके अंदर जो रेत के ट्रक आए थे उसकी रसीदें दिखाएं और दिखाएं वो बैंक जिसमें से आपके पैसे गए थे, जिसमें से ये जमा करवाई गई थी। तो ये आसान चीज़ें नहीं हैं। 50 साल पहले के जो कागजात हैं, मैंने जितने कागजात गिने और इसमें से 50 और भी हैं जो आपने भी देखे हैं, वो सब अदालत में जमा करवाए जा रहे हैं। अदर देन बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप सारा कुछ क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अदर देन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या ये सही चीज़ें नहीं है? क्या ये एग्रीमेंट सही नहीं है? म्यूनिसिपल कमेटी के कागजात सही नहीं है? जो एग्रीमेंट्स बेचने के हुए हैं वो ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब मनी ट्रेल के लिए आप तो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, आप दोनों डॉक्टर हजरात हैं, आप यू नो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है। आप बजाय शायद फरमा रहे हैं, लेकिन तो वो कोर्ट तो मांग रही है, तो इसका मतलब है जजेस की अकल में भी ये बात आ रही है। बात सुनिए, आज भी जोड़िया बाजार के अंदर या फैसलाबाद के अंदर या अकबरी मंडी के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बेशुमार बैंकारी से होती हैं, और इस वक्त बेशुमार कारोबारी हजरात जो हैं वो देख रहे हैं अभी भी कैश ट्रांजैक्शंस बेशुमार होती हैं। आप आज से 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 50 साल बिजनेस का जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट डॉक्टर साहब दुबई मिल का, वो बीसीसीआई के लोन पे हो रहा है। बिल्कुल है। तो उस लोन के डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो नहीं, बात सुनिए, उस लोन के अंदर तो ट्राईपार्टाइट के अंदर लिखा हुआ है, वो बैंक तो बंद हो चुका है ना, आपको पता है। बीसीसीआई बैंक तो बंद हो चुका है ना। आपके पास आप ये बताइए कि जब एक ट्राई लोन कैसे लिया, उसके एग्रीमेंट की डिटेल्स एक मिनट देखिए, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट जो इधर पेश किया गया है उसके अंदर लिखा गया है, जिसे चैलेंज नहीं किया, जिन्होंने फाइल किया वो भी चैलेंज नहीं कर रहे, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे देने थे। इसका मतलब है कि बैंक से जो लोन लिया गया है वो तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा। जब ऑपोजिशन भी उसको डिस्प्यूट नहीं कर रही तो फिर किस बात का डिस्प्यूट? ऑपोजिशन ने जो आपने नंबर खुद मेंशन करके दिए उसी नंबर में सिर्फ डिस्क्रिपेंसी पॉइंट आउट की है, वो आपके नंबर के ऊपर तो जा ही नहीं। तो हम भी नहीं जा रहे, तो हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। जाती तौर पर ख्याल है कि वो फैक्ट्री अटैच होगी थी आपको, उसमें से 4 आने भी नहीं थे। नहीं, मगर आज जो तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर रहे हैं जो अदालत में पेश हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ रही है। ये तो अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं इरफान कादिर साहब से राइट सेकंड 5 फाजिल जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, पकड़ लेंगे आपको, छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं डिस्प्यूट किया उस कागज को, जिसको आपने टीवी स्क्रीन पे डिस्प्यूट नहीं, वो पकड़ लेंगे आपको, वो आपसे कह रहे हैं तो हमारा सर तो पहले झुका हुआ है, लेकिन पकड़े तब आप। इरफान कादिर साहब से अदालत में, डॉक्टर साहब आपसे पहले इरफान कादिर साहब से पूछ लें, इरफान कादिर साहब, नैब ने अपील क्यों नहीं की? जवाब आप दे सकते हैं? जी, आपने फरमाया कि नैब ने क्या नहीं किया, मैं सुन नहीं सका। जो नैब का केस था मियां नवाज शरीफ और इसहाकडार साहब के हवाले से, उसके ऊपर जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो नैब के पास मौका मौजूद था कि उसके ऊपर अपील करते, उन्होंने अपील नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा कि बताइए आपने क्यों अपील नहीं की, तो आप बता सकते हैं कोई गुड रीज़न, उसकी गुड लॉजिक क्यों अपील नहीं की गई? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अपील तो बात की बात है। ये जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, ये मेरा ख्याल है कि दुनिया की तारीख का एक हैरान कुन फैसला है, क्योंकि कोई भी केस जो आता है 8-10 साल पेंडिंग रहता है, क्रिमिनल केस करप्शन साइड पे, तो उसका जो मंतकी अंजाम होता है, जो लीगली जो उसको इख्तिताम होता है, वो तो या तो वो एक्विटल में एंड होता है या कन्विक्शन में एंड होता है। ये मैंने आगे भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इस केस को तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आसमान खा गया, ज़मीन खा गई, ये केस गया किधर? ये ऑर्डर अगर लॉ को सामने रखा जाए तो वर्ड अब इनिशियो ऑर्डर इस तरह के कहते हैं, क्योंकि लीगल ऑर्डर्स जो होते हैं वो तो वो होते हैं जो कानून में दिया गया, कानून में तरीका दिया हुआ है, या एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगी। तीसरा तरीका अगर कोई कानून है तो बता दे हमें, हाई कोर्ट बता दे, और सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए हाई कोर्ट से पूछे कि उन्होंने ये कैसे कर दिया कि ये केस जो है वो उसको एक तीसरा तरीका निकाल के हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहली बात क्या तरीका निकाला उन्होंने? इरफान कादिर साहब, थोड़ा सा सादा लफ्जों में जो हमें भी समझ आ जाए बताइएगा, क्या किया हाई कोर्ट ने इसमें? हाई कोर्ट ने इसको कह दिया कि जी ये मामला जो है बड़ी देर लिंगर ऑन रहा है और प्रोसिक्यूशन कुछ ज़्यादा इसमें खातिर खा कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी। तो वो पेशरफ्त तो इसलिए नहीं हुई थी कि मियाँ साहिबान बाहर चले गए थे। तो ये जो सारी बातें हैं ये किसी मंतक के मुताबिक तो नहीं है। मैं तो इस ऑर्डर को डिफेंड कर ही नहीं सकता हाई कोर्ट के, और अगर कोई डिफेंड कर सकता है तो ज़रूर बताया कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो किस बेसिस पे डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ हुई है जो कि आउटराइट लॉ में दी नहीं हुई। तो ये हाई कोर्ट के जजेस ने ये कैसे हुक्म दे दिया? क्योंकि 2001 और 2007 के दरमियान इस केस के ऊपर पेशरफ्त बंद रही थी, नैब ने फॉलो नहीं किया था, मियाँ साहब बाहर चले गए थे, तो एज पार्ट ऑफ द डील इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई थी। जब मियाँ साहब ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया तो फिर मुशर्रफ ने दोबारा नैब को कहा केस फिर खोलो, अब डील खत्म हो गई है।
तो ये कहानी तो सबको पता है, लेकिन इसके ऊपर फिर हाई कोर्ट ने कैसे ये पोजीशन ले ली? इसमें रेफरेंस तो फाइल हो गया हुआ था ना जी, इट वाज अ पेंडिंग रेफरेंस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आ चुका था। लिहाजा जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रेफरेंस आ जाता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को उसको डिसाइड करना है, या उनको एक्विट करें या उनकी कन्विक्शन करें। ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया, वो बैठे रहे, यानी उसके बाद जब मियाँ साहब वापस आ गए फिर भी वो लेके बैठे रहे। तो ये कुछ मायूब सी बात है, अजीब सी बात है, ये किस तरीके से हुआ और उस वक्त कौन कौन लोग थे जो रिस्पॉन्सिबल थे कि उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं टेकअप किया और क्यों नहीं परसू किया। और अगर अपील भी नहीं फाइल की गई तो उस पर क्या रीजनिंग है। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे जो फाइल है वो मैंने सुना है नैब से मंगवा ली है और अब सुप्रीम कोर्ट उसको खुद एग्जामिन करेगी। और एक चीज़ तो अब तय हो चुकी है कि ये बारे सबूत का इशू तो सारे का सारा अब लग रहा है कि मियाँ साहब की फैमिली पे डाल दिया गया है, क्योंकि कानून को अगर हम देखें वो जो सेक्शन 9(5) है तो उसमें एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्स का जो केस होता है वो कि आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपके ये जो एसेट्स हैं जो आप मान गए हैं ये लेजिटिमेट सोर्स से हैं, और अगर आप रीजनेबली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर आप करप्शन के मुर्तकब हो जाते हैं। अब इन्होंने रीजनेबली एक्सप्लेन करना है, और जिसको जब हम कहते हैं रीजनेबली एक्सप्लेन करना है तो मैं फिर कहूँगा मुसद्दक मलिक साहब को ख़ास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुसद्दक मलिक साहब ने ठीक कहा है कि ये तो कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता विद एग्जैक्टिट्यूड। इसीलिए कानून में मुसद्दक मलिक साहब की इसी चीज़ को सामने रखते हुए कानून में कहा गया है कि नॉट विद एग्जैक्टिट्यूड लेकिन बाय एंड लार्ज रीजनेबली आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो वो जो ओनस है अब मियाँ साहिबान की फैमिली पे और मियाँ साहब पे वो ये है कि उन्होंने इसको रीजनेबली बाय एंड लार्ज एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड के साथ एक्सप्लेन नहीं करना। तो अब चूँकि सारा बारे सबूत मियाँ साहब की फैमिली पे आ गया है और उनको अब ये ओनस डिस्चार्ज करना है। लेकिन आपकी वसातत से मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करूँगा कि मियाँ साहब के वकला ने जो लाइन ली है जिससे कि वो बच्चों को अलहदा कर रहे हैं अपने वालिद से और बच्चे बच्चों के और दादा के दरमियान डायरेक्ट लिंक पैदा कर रहे हैं, ये एक बड़ी मायूब सी बात है और अननेचुरल बात है। ये अननेचुरल इस तरह के स्टांस लेने, स्टैंड लेना और फिर कानूनी मुँह शगाफियों में और टेक्निकलिटीज़ में छुपना, ये मैं समझता हूँ कि इनको नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद ही आ जाना चाहिए और कोर्ट को बाय एंड लार्ज एक्सप्लेन कर दें कि जनाब ये सारी सूरत हाल है। ताकि मैं दोबारा आपकी तरफ इरफान कादिर साहब आता हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपके पास कुछ और है ऐसा चीज़ जो आप वाजे कर सकें, क्योंकि इनके पास अब लंदन से ख़त है, इनके पास अब कतरी के 2 ख़त हैं, इनके पास अब दुबई से ख़त है और वो ख़त ला के उन्होंने दे दिए हैं कि ये हमारे पास एविडेंस है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे जिक्र करूं, कतरी का जो दूसरा ख़त है उसके साथ 150 पेजेस की और भी तफसीलात हैं कि ये हुआ ये हुआ। कितनी बारीकी से मैं समझता हूँ कि कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने गल्फ स्ट्रीट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, PCCI के साथ जो डील थी वो भी दे दी, सारी बारीकी के साथ। ये वही दुबई है जहाँ पर ऊँट होते हैं, ये वही दुबई है जहाँ पर फैक्स मशीन नहीं होती, ये वही दुबई है जहाँ पर पर्चियों पर कारोबार होता है तो लिहाजा लिखा नहीं जाता। बड़ी बारीकी से जनाब वहाँ पर यह भी लिख दिया कि ज़मीन इतनी थी और उसके बाद ये मायदा हुआ और फिर जिसको बेची गई अल अहली जो थे उनके साथ भी सारा मायदा बारीकी के साथ मौजूद है। जहाँ मामला शुरू होता है वो ये है कि जनाब उसके बाद जो है वो मनी ट्रेल के हवाले से फिर वहाँ कतरी ख़त आते हैं। तो वो भी जो 150 पेजेस हैं, उन 150 पेजेस के अंदर भी आप ये देखेंगे कि सिर्फ जो जो सवाल कोर्ट में हुआ है उसको उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। जो जो सवाल हुआ है, जो नहीं हुआ एडजस्ट करने से क्या मुराद है? मैं एडजस्ट करने से मुराद ये है कि 12 मिलियन आया, 12 मिलियन दिरहम इन्होंने दिए, ठीक है ना, कतरी को। अच्छा, कतरी ने फिर कहाँ इन्वेस्ट की? पहले तो इन्वेस्टमेंट था साहब, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट था, कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ ये है कि सूद के एतबार से उन्होंने तय कर लिया जी इस साल हमने 17% देना है, दूसरे साल 18% देना है, फिर तीसरे साल 5। कोई कंपनी होगी जो सूद दे रही है, कोई प्रॉपर्टी होगी तो उस हवाले से ये होगा कि भाई इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। नवाज शरीफ पहले तो यही बात आई ना कि जी उसने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया इन प्रॉपर्टी और उसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा था एवन फील्ड, ठीक है ना जी। अच्छा जी, जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो उन्होंने कैलकुलेट किया इतना पैसा। फिर एक सवाल उठा जनाब, इन सारी कंपनीज में से एक कंपनी निकल आई फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, अब उसका पैसा कहाँ से आया? तो कतरी साहब ने वो दूसरे खत के अंदर वो दे दिया कि जी हमने दिया है। 30 साल ये पैदा हुआ कि जनाब अल अजीज़िया कैसे गया, पैसा कहाँ से आया? उसने कह दिया कि जी ये भी हमने दिया। अच्छा, तो जो जो सवाल पैदा हुए उनके जवाबात वहाँ से कोख होकर आ गए, मगर नो मनी ट्रेल, कैश में गया। यार 12 मिलियन दिरहम कैश में गया। यानी आप बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। भाई साहब, मैंने तो एक जगह दिखाया भी है, मेरी फैमिली ने एक कारोबार किया था 20,000 रुपये में, 20,000 रुपये में इंडियन रुपीज़ में,
उसका 1887 का 6 मंथली स्टेटमेंट मेरे पास आज भी मौजूद है, फ्रेम्ड है, 1887 का। सारी प्रॉपर्टीज के सैकड़ों साल के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर 100 साल पुराने, कर्ज लेकर बैंक से काम शुरू करें, बीसीसीआई जैसे बैंक से, और उस कर्ज की ट्रांजैक्शंस ना हो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और 12 मिलियन दिरहम चलो कतरी को दे दिया, कतरी ने तो दिए ना वापस भाई साहब। कतरी ने अल-अज़ीज़िया भेजा, यहाँ भेजा, वहाँ भेजा, एवनफील्ड अपार्टमेंट खरीदे, तो कोई पेमेंट उसने किया होगा, कतरी का नाम कहीं से तो आए नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब होक्स है, इट्स बीन कुक्ड, एंड ये इंप्रूवमेंट इन द केस जैसे जैसे होगा। तीसरा कुक्ड, आई एम कॉन्फिडेंट नंबर्स, मैं कुक्ड नंबर्स। मैं दूसरी बात आपको एक और मजे की बात बताऊं, नैब के हवाले से जो आज सवाल जवाब होना शुरू हुआ, उसके अंदर इरफान कादिर साहब ने बिल्कुल सही बात की। उसके अंदर ये भी कहा गया कि इसहाक डार साहब का ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये तो वो वादा माफ गवाह होकर उन्होंने पार्डन लिया था। आप समझे ना, एक तो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है कि जी मैंने ये हो गया और ये मैं दस्तखत कर रहा हूं। वादा माफ गवाह बने, अप्रूवर बने इन दैट कोर्ट, इन दैट केस, और अप्रूवर के एतबार से हर पेज पर उन्होंने दस्तखत किया है। और तो कोर्ट ने ये कहा कि जी अगर पार्डन लिया है तो ही इज एन अप्रूवर, और अगर पार्डन नहीं लिया तो ही इज एन एक्यूज्ड। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि हाई कोर्ट के जजेस कौन है, मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम है, मगर इस फैसले के ऊपर तो मेरे ख्याल से जजेस ने बार बार सवाल उठाया, और जजेस ने, मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ ये फैसला कंसिडरेशन में आ गया, जजेस ने बार बार ये कहा कि रहमान मलिक साहब ने और FIA ने इतनी अच्छी तहकीकात की है, उसमें चेक्स हैं, उसमें यह है कि 1040 करोड़ रुपया गया है बाहर। भाई साहब, नॉट अ स्मॉल फिगर, 1040 करोड़ रुपया गया है, और 1040 करोड़ रुपया वाइट हुआ है, और उसी से एवनफील्ड अपार्टमेंट। यहाँ से एक ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से दोबारा स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये पनामा का मामला हो या दुबई प्रॉपर्टीज़ का या वो बहामास में पैसे चले गए, यहाँ इस पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल रोशन अगर आपने वाकई करना है, सिर्फ कहने की हद तक नहीं, अमली तौर पर, तो ये पैसा चोरी होने का कैपिटल फ्लाइट आपको रोकनी पड़ेगी। इस केस को बुनियाद बनना चाहिए उसके लिए। देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बात है, एक अजीब सी बात लग रही है। अगर आप मेरे से आज समरी पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि आज कम से कम अदालत में जो गुफ्तगू हुई वो ये थी कि एक केस है जो हम डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। कोई ज़रूर क्रिमिनलिटी है जो की है 50 साल पहले किसी ने, किसने की है वो भी डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्या क्राइम है वो भी डिफाइन नहीं कर पा रहे। यानी 3-4 हफ्तों में ये नहीं बता सके कि ये क्राइम था, यहाँ से पैसे इस तरह गए हैं, किसने क्राइम किया ये भी नहीं बता पा रहे हैं। शरीफ फैमिली को कहा जा रहा है कि ये एक एंटिटी है, एक बंदा है जिसने ये तमाम क्राइम किया है, और उसका बेनिफिट हुसैन साहब को मिला है, इस वजह से वो बेनिफिशरी हैं, तो वो आके अदालत में अपना जवाब दें। मेरे ख्याल में हमें तमाम लोगों को जिस तरह के सबूत, जैसे अभी इरफान कादिर साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि रीजनेबल एक्सप्लेनेशन आपने देनी है, और ये रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस दी जा रही। पाकिस्तान के अंदर 3 नस्लों की वेल्थ स्टेटमेंट दे दी गई, मरियम की, उनके वालिद की, उनकी वालदा की। टैक्स कागजात सबके जमा करवा दिए गए, जो गिफ्ट आए हैं उनमें से मनी ट्रेल किस बैंक में से निकला, किस बैंक के अंदर आया, सब पेश कर दिया गया। दुबई के कागजात की लिस्ट मैंने अभी कुछ पढ़ी है, और मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो आपका वक्त ज़ाया होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं 10-20 और कागजात जो हैं पढ़ सकता हूं कि कौन से कागजात जमा करवाएं। लंदन में जो आप कह रहे थे कि ये बेरर सर्टिफिकेट थे ही नहीं, बेरर सर्टिफिकेट जमा करवा दिए गए। आपने कहा नीलसन नेस्कॉल के कागज़ जमा करवाए जाएं, उनकी कंपनी की जो बनने के कागजात हैं वो भी जमा करवा दिए। हम ये नहीं कहते कि बेरर सर्टिफिकेट्स नहीं है, हम कहते हैं बेरर की मलकियत मरियम की है। बता रहा हूं ना, 2006 के अंदर अगर बेरर, ये तो पनामा अब आया है ना, 2006 के अंदर बेरर सर्टिफिकेट्स की जो ट्रांजिशन हुई है और उसके अगेंस्ट जो नॉमिनी शेयर्स जो बने हैं वो भी जमा करवा दिए गए, जिस कंपनी के हैं वो भी जमा करवा दिए गए, जो उसको देखभाल कर रही थी कंपनी लॉ फर्म वो भी कागजात जमा करवा दिए गए, सबके एफिडेविट जमा करवा दिए गए। जिसने शेयर्स बेचे हैं वो कहता है मैंने बेचे हैं, जिसने खरीदा वो कहता है मैंने खरीदे हैं। अब आप फिर भी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर आप बताइए कि वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन क्या है। कायरा साहब से भी राय ले लें। कमरमान कायरा साहब, आज कोर्ट में बार बार सवाल होता रहा कि पैसे क्या आपने ऊंट पे लाद के वहां लेके गए थे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहां लेके गए थे, यहां से तो गए नहीं ना। एफिडेविट्स बहुत से मौजूद हैं, दुबई से कतर के, दुबई के अंदर हवाले किए एफिडेविट है कि दुबई के अंदर हवाले किए गए। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि
मैं कायदर साहब आपको सुन नहीं पा रहा, मैं आपकी आवाज़ ऑडिबल नहीं है मेरे लिए। इरफान कादर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक सवाल जो है नैब के हवाले से, उसकी मैं आपसे वजाहत चाहता हूँ। बाज़ औक़ात चीज़ों में बदनीति का अंसर नज़र आता है। जब इतनी ट्रांजैक्शन के सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है तो नैब तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी जो वो काम कर रही है। आपके इदारे ने, आप जिसके प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, उसका काम था, उसके पास अगर रहमान मलिक की रिपोर्ट थी, उसके पास डार साहब की एफिडेविट थी, या वो जो भी गवाह वो बादा माफ गवाह बने थे वो बयान मौजूद था, वो चेक्स की कॉपीज़ अगर मौजूद थी, तो ये इन्वेस्टिगेट करना आपके इदारे का काम था। क्या बदनीति का अंसर था इसमें? क्या चीज़ थी जो मान्य आई, जो रुकावट बनी? नैब ने तो इन्वेस्टिगेशन कर दी थी। नैब ने इन्वेस्टिगेशन करके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम रेलेवेंट मटेरियल जो है वो अदालत भिजवा दिया था। मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में था। नैब की बदनीयती यहाँ पे कहाँ से आ गई? नैब ने तो तमाम केस बना के भिजवा दिया था। उसके बाद जो भी हुआ वो सब अदालतों में हुआ, इसलिए नैब का इसमें कोई रोल है सच नहीं है, कोई नैब की बदनीयती नहीं है। आपके ख्याल में उस केस में इतनी जान थी कि उस अदालत के वो जज उस केस को उस आपकी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर कन्विक्शन कर देते? क्या उसमें इतनी जान थी उस इन्वेस्टिगेशन में, या इतनी कमजोर थी कि हाई कोर्ट के जज ने उठा के बाहर फेंक दी? 2 हाई कोर्ट्स ने। अगर उसमें जान नहीं थी तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज उनको एक्विट कर देते 7 साल में। उन्होंने एक्विट क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि जान थी। लिहाजा नैब को इसमें नहीं ब्लेम किया जा सकता। मैं समझता हूँ इसमें ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है मामला। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि ये कैसे ये सारी चीज़ से ये निकल गए। और ये जैसे मैंने कहा था कि केस का तो एंड जो है वो डिस्पोजल इस तरह के केस का यहाँ एक्विटल में होता है या कन्विक्शन में, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। आपके बयान से लगता है कि आप बर्डन जो है हाई कोर्ट के जज के ऊपर डाल रहे हैं कि उन्होंने दुरुस्त फैसला नहीं किया। अगर ये बात हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा ट्रायल का या दोबारा इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे सकती है नैब को? देखें, इस तरह के मामलों में पाकिस्तान की अदलिया का 70 साला कॉन्डक्ट हमें देखना पड़ेगा। और इसी तरह की अदालतें जब किसी भी सियासी पार्टी की तरफ उसका टिल्ट होता है तो फिर हम उसको नाम देते हैं कि जी ये मुनीर कोर्ट है, ये डोगर कोर्ट है, ये चौधरी कोर्ट है। तो ये तमाम नाम इसीलिए रखे गए हैं। तो पाकिस्तान की अदलिया का जो पास्ट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है इस तरह के मामलों में जहाँ पर कि बड़ी पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उस वक्त ये नज़र भी आना चाहिए कि हमारी अदलिया जो है वो ना सिर्फ गैर जानिबदार फैसले करेगी बल्कि गैर जानिबदारी उसकी नज़र आनी चाहिए और उसका किसी भी सियासी पार्टी की तरफ टिल्ट नज़र नहीं आना चाहिए। और इस केस में जिस कदर डिले हो चुका है, ऑलरेडी इतने माह लग चुके हैं, वो तो साफ लग रहा है कि अदलिया जो है एक बड़े तजब्जब का शिकार है। क्यों शिकार है ऑब्वियसली हम तो नहीं पूछ सकते उनसे, लेकिन इसमें कोई 70-80 घंटे की हेयरिंग हो चुकी है और तमाम वकीला जो है इस पर लगता है PhD का थीसिस लिख रहे हैं। मैं तो खुद बहुत केसेस मैंने कंडक्ट किए, हज़ारों केसों में मैं पेश हुआ। मैक्सिमम हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट नैब को दोबारा तहकीक का हुक्म दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट नैब को दोबारा हुक्म नहीं दे सकती, रिक्वेस्ट कर सकती है। हुक्म का इख्तियार उनको नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि उसमें फैक्ट्स ओवरऑल इतने ज़्यादा आ चुके हैं तो वो उसको ये कह सकती है कि आप इसको कानून के मुताबिक देखें। अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन बनती है तो करें, अगर इंक्वायरी बनती है तो इंक्वायरी करें, और अगर आपने रेफरेंस डालना है तो रेफरेंस डालें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे फैक्ट्स आ जाते हैं और नैब उस पर वैलिड रीजंस के साथ उस पर पेशरफ्त नहीं करती और नैब के पास वैलिड रीजंस नहीं है उस पर उसको ख़त्म करने के, तो और फिर ख़त्म कर देती है, तो फिर नैब जवाबदेह हो सकती है सुप्रीम कोर्ट को, नॉट अदरवाइज। ब्रेक ले लें अलवी साहब, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपने जवाब सुन लिया कादिर साहब का। जुडिशरी के रोल को क्वेश्चन किया उन्होंने, पास्ट जी, अभी वाला नहीं। मैं अभी आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जी देखिए, एक पनामा लिंक बहुत सारी जगहों पर नज़र आ रहा है। एक तो कतरी प्रिंस है मिसाल के तौर पर, अच्छा उसके हैंड्स कितने क्लीन है ये आपको मालूम है कि आइल ऑफ जर्सी के अंदर इसके खिलाफ इसकी अपनी हुकूमत ने मुकदमा किया 7 मिलियन पाउंड्स के ऊपर और 6 मिलियन पाउंड में इन्होंने सेटल किया। आगे चले, ठीक है ना। दूसरे मैं कहता हूँ इसने डिप्लोमेटिक अरेस्ट को अवॉइड किया, इम्यूनिटी क्लेम कर इंग्लैंड में, वो केस भी इसके ऊपर है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जी ये जो हाई कोर्ट के अंदर डिसाइड हुआ इसके अंदर भी एक पनामा का लिंक है।
मैंने अखबार में पढ़ा है, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ पूरा, कि इसमें एक जज फर्रुख इरफान साहब हैं जिनका जो हु हैज़ हैड अ पनामा कंपनी, उनका पनामा में भी नाम है, बहामास में भी नाम है, जो बहामास में भी नाम है। तो वन ऑफ द जजेस जिन्होंने इस केस को क्वॉश किया, उसके अंदर मुझे डाउट पैदा हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, या तो क्लियर करें उनको, या अगर पता चलता है, मैं तो कह रहा हूं कि लिंकेजेस हैं। तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भुट्टा साहब को खड़ा किया गया एज असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, और उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से 2014 के अंदर ये कहा कि जी गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन परसुइंग दिस केस। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि ये इसहाक डार साहब वाला मामला और दैबिया वाला मामले को किस किस अंदाज से कवर अप किया गया। चौथी बात भाई ने भी कही और इरफान कादिर साहब ने भी की और आपने भी कही कि केस लिंगर ऑन कर रहा है। मैं ये कहता हूं कि एयर मार्शल अजहर खान वाला केस जो है वो कितना लिंगर ऑन कर रहा है, मगर इस बुनियाद पर क्वॉश नहीं हुआ। आपको मालूम है ना, क्वॉश नहीं हुआ। दैट कैन नॉट बी एन आर्गुमेंट कि ये क्वॉश कर दिया जाए। और पांचवी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब को, सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, FIA, SBP को और FBR को तो नहीं कहा, मगर इन इदारों को कहा है कि तुम बताओ तुम कर क्या रहे हो। ये हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में बुलाया था और वहाँ का रिकॉर्ड मैं चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट देखे। इन्होंने कहा जी हम कानून के आगे बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा अब ये कुछ ना कुछ लेकर आएंगे जवाबदेही के। एक मिनट से इनसे रैप अप करवा लें। नहीं, आखिरी बात मैं कह दूं कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, मैं जिस घर में रहता हूं मेरे वालिदैन ने 1958 में दिया था, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कैसे हो सकता है कि 1980 के साथ इनके ना एवनफील्ड के प्रॉपर्टी इंग्लैंड में नहीं मिल रहे हैं? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जनाब तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भी बताया है कि बेरर सर्टिफिकेट से लेके नॉमिनी शेयर से लेके उस लॉ फर्म से लेके को जो कंपनी उसको टेक केयर कर रही थी, हर एक के कागजात जमा करवा दिए गए। और दूसरी बात यह है, देखिए कि आप इस वक्त कम से कम एक अदलिया का वक़ार रह गया है, उसको प्रेजुडिस मत करिए। ये जिस केस का आप नाम ले रहे हैं, मैं इसमें प्रेजुडिस नहीं करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने क्वाश की हुई है रेफरेंस को, क्वाश किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस को। उसके बाद दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको क्वाश किया हुआ है। आप तीसरी दफ़ा भी कर लें या इन्वेस्टिगेशन कर लें या ट्रायल कर लें, लेकिन प्रेजुडिस ना करें। आप लोगों के नाम ले लेके कह रहे हैं कि इनकी कंपनी, तो इमरान खान साहब की भी कंपनी, जहांगीर खान तरीन साहब की भी कंपनी, अलीम खान साहब की भी कंपनी, अलीमा खान साहिबा की भी कंपनी, तो ये सारे प्रेजुडिस्ड हैं। नहीं, सबके ऊपर केस चलाया से, कंपनी होने से तो प्रेजुडिस नहीं। अल्लाह ताला ऐसा कोई मौका पैदा करे, माहौल पैदा करे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करे ये सारे ताकतवर लोग उसकी गिरफ्त में आ जाएं। अगर तमाम लोग जो हैं वो एतमाद का इजहार कर रहे हैं अदलिया अंदर खड़े होकर, तो बाहर निकल के क्यों ऐसी बात करते हैं? इरफान कादिर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा हुक्मनामा इस केस में जारी कर सकती है, क्योंकि अरबों डॉलर स्विस कोर्ट्स में रौला रहा कि वहाँ स्विस में अकाउंट्स में चले गए हैं, फिर दुबई में प्रॉपर्टीज में आ गया कि 7.5 अरब डॉलर चले गए हैं, अब पनामा बहामास निकल आई हैं। कोई ऐसा ऑर्डर जारी हो जाए जो आइंदा के लिए बुनियाद बन जाए ऐसे कानून की कि जो लोग पैसा चुरा के भागते हैं उनको पकड़ा जा सके, ताकतवर लोग, मगर चोरी जब इस्टेब्लिश हो। सेक्शन 95 मौजूद है सुप्रीम कोर्ट। इरफान साहब जी, एक तो 95 है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत इसमें नहीं है। ये चीज़ तो कानून में लिखी हुई है। प्रॉबली सेक्शन 21 है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, उसमें तो एक ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है चेयरमैन नैब की और इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस सीख करें और वो जो पैसा यहाँ से गया उसकी रिकवरी के लिए बाहर चिट्ठी लिखे, ताकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की रूह के मुताबिक इसमें मजीद पेशरफ्त हो और वो पैसा जो है मुल्क को वापस लौटाया जाए और उस पर प्रोसीडिंग्स हों उन मुल्कों में, उन ममालिक में जैसे कि ब्रिटेन है वहाँ पे, ताकि ये तमाम पैसा जो है इसको रिकवर किया जाए और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से सरकारी तौर पर ये इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, नैब हासिल कर सकती है उनसे? नहीं, ये आप देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं ये दे आर लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम, लंदन में ये सारी प्रॉपर्टीज। इसलिए सीरियस फ्रॉड ऑफिस जो है वो भी इस चीज़ का नोटिस ले सकता है और वो इस चीज़ को टेक अप कर सकता है। जिस तरह के बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कि उन्होंने दूसरी जुरिस्डिक्शन ने टेक अप करके उन मुल्कों को पैसे जो हैं वो रिकवर करके दिए और उन मुल्कों को पैसे भिजवाए हैं। लेकिन मलिक साहब, इरफान कादिर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, यहाँ प्रोग्राम क्लोज करना है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।